Welcome, friends. We shall now be talking about production. Well, in order to understand production theory, we first must understand what is production function. Well, production function refers to functional relationship between inputs and outputs. You can also refer to production function as a technological relationship between input and output. इसका मतलब है बेटा, जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो वी यूज इनपुट्स and we use certain technology in order to produce a given output. So this whole phenomena here is termed as production function. So production function refers to a functional relationship between inputs and output. Usually it is expressed as QX, quantity of good X, is a function of labor and capital. यानी labor और capital की units पर ये depend करेगा कि आप कितना आउटपुट बनाते हैं. यहाँ पर लेबर और कैपिटल आपके इनपुट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. यूजुअली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. हेयर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज वी हैव गॉट अ 2-dimensional डायग्राम टू वर्क विद, we work with only 2 factors. Primarily there are 2 types of production function. One is called short period one and the other one is called long period. Under short period only one factor is variable, others are fixed, also known as returns to a factor, because एक ही factor आप change कर रहे हैं. Long period, well, all the factor inputs are variable, that is you can change each and every factor, and also known as returns to scale. Why it is called returns to scale? Because scale of production ही increase हो जाता है long run के अंदर. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा. सपोज एक क्लासरूम है जिसमें मैं 80 बच्चों को बिठा के पढ़ाता हूँ. सडनली डिमांड बढ़ गई, सपोज 20 बच्चों को और एकोमोडेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसी जगह पे छोटी छोटी और मतलब जगह जो बनी हुई है उसमें कुर्सियाँ लगा सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ. सो दैट इज़ अ शॉर्ट पीरियड. एक फैक्टर वेरिएबल है. देखिए लैंड फिक्स है, मैं लेबर या यहाँ पे कुर्सी को कह दें तो वो मैं चेंज कर पा रहा. लेकिन अगर सपोज डिमांड आ गई कि 300 बच्चे बिठाने हैं, तो डोंट यू पीपल थिंक फिर एक फैक्टर से काम बनेगा नहीं. मुझे कुर्सियाँ तो एक्स्ट्रा चाहिए होंगी, मुझे ज़मीन भी एक्स्ट्रा चाहिए होगी, लैंड भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा. सो लॉन्ग रन के अंदर स्केल ही चेंज हो जाता है आपका पूरा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी चेंज्ड. तो आइए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को एक एक करके समझते हैं बच्चों. सो फर्स्ट इज शॉर्ट रन. शॉर्ट रन को पॉपुलरली कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. Well, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factor, total product initially increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, and finally starts falling. आइए एक एग्जांपल देते हैं आपको. सपोज एक स्टेशनरी की दुकान है एक व्यक्ति की, वो अकेले ही सारा काम करता है. तो मैं जब भी उसके पास जाता हूँ बड़ा परेशान रहता है. कहता है मेरे पास पानी पीने तक का टाइम नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, ये करो वो करो, किताबों का स्टॉक देखो, ग्राहकों को देखो, किसी को रिटर्न करना है वो देखो, कभी ये देखना है कौन सी किताब स्टॉक में है, कौन सी किताब स्टॉक में नहीं है. ओ माई लाइफ इज़ अ मेस. मैंने कहा तुम एक काम करो, एक लेबर रख लो एक्स्ट्रा. कहता उससे क्या होगा. मैंने कहा रख तो लो. तो उसने रख लिया. मैं अगली बार उसके पास गया, ही इज़ वेरी हैप्पी. मैंने कहा क्या हुआ. कहता है अब ये जो है ना 10 तक की किताबें सिखा दी है मैंने इसको, तो 10 तक की किताबों का स्टॉक भी है, मेंटेन करता है, उनको बेचता भी है. मैं खाली 11, 12 और कॉलेज की किताबें देखता हूँ. गुड. मैंने कहा एक लेबर और रख लो. कहता है क्या बात कर रहे हो. मैंने कहा रखो. उसने एक लेबर और रख लिया. तो अब वो खुद और 2 लेबर हैं उसके पास. मैं फिर 15-20 दिन बाद उसके पास गया. मैंने बोला और हाउ इज़ लाइफ. कहता है मस्त, मज़ा आ गया. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ. कहता है पहले वाले को 10 तक सिखा दिया था सारा, दूसरे वाले को 11, 12 का सारा सिखा दिया कि ये किताबें हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे इसका स्टॉक रखना है और कैसे बेचनी है. तो मैंने कहा आप क्या करते हो. कह रहे बस गल्ला संभालते हैं और कॉलेज की किताबें देखते हैं. मैंने कहा ग्रेट. फिर मैंने कहा एक और लेबर रख लो. कहता क्या बात कर रहे हो. मैं कहा रखा तो सही. उसने 3rd लेबर भी रख लिया. फिर मैं थोड़े दिन बाद पहुँचा उसके पास. कहता है भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है लाइफ में और ऐसी लाइफ सबको मिले. मैंने कहा क्या हो गया. कह रहा है 10 तक तो सबको वो पहले वाला करता है, 11, 12 दूसरा वाला करता है, तीसरे वाले को मैंने कॉलेज की किताबों को सिखा दिया है और अब मैं मस्ती मार रहा हूँ, आराम से सिर्फ कैश देखता हूँ. इस कहानी को आगे और बढ़ाएंगे. आइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन दोबारा. इफ़ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स फैक्टर. हमारे केस में दुकान फिक्स्ड है और लेबर वेरिएबल. TP यानी टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. कैसे अभी दिखाएंगे, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है. अजम्पशंस. शॉर्ट पीरियड में होता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. ये सुन लो, जो तीनों लेबर अभी तक लगे हैं दुकान पे वो सेम है, सेम डिग्री, सेम कैपेसिटी.
रेशियो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। डोंट यू थिंक पहले एक दुकान एक लेबर, फिर एक दुकान दो लेबर, फिर एक दुकान तीन लेबर, तो रेशियो कैन एक्चुअली बी चेंज्ड। आइए एक इमेजिनरी स्केड्यूल बनाते हैं आपके लिए। लैंड फिक्स, वही हमारी स्टेशनरी दुकान 1 1 1 1 1 1 1, लेबर बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको याद होगा हमारी स्टोरी में हम 3 लेबर तक पहुंचे थे। एमपी बढ़ रहा था, देखो 2 3 4, बड़ा खुश था ना वो। फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई चौथा लेबर लगा दे। कहते चौथा लेबर, मैंने कहा लगा दे। चौथा लेबर भी लगा दिया। फिर मैं उसके पास गया अगले टाइम, थोड़े टाइम बाद, तो ज़्यादा खुश नहीं था बट खुश था। मैंने कहा और कैसा चल रहा है? कहता यार पहले वाले को 10वीं सिखा दिया, दूसरे को 11वीं 12वीं, तीसरे को कॉलेज, चौथे को मैं कैश का देखता हूँ, कैश संभाल लेता हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हो? कह रहा है बस दिन में खाना खाने घर चले जाता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ी देर। तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, वसूली हो रही है ना? कहता हाँ। मैंने कहा 5वां लेबर रख लो। 5वां रख लिया। मैंने कहा उससे क्या काम करा रहे हो? कैसे घर का भी थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं। आप देख रहे हो, मगर उतना मज़ा नहीं आ रहा है। एमपी गिरता जा रहा है। आप देखो एमपी मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा लेबर से मिलने वाले रिटर्न्स। तो जैसे पहला लेबर लगाया था, मज़ा आ गया था, 10th तक की सारी किताबें देख लेता था। दूसरा सिर्फ 11 12 की देखता था। तीसरा कॉलेज वाली देखता था। चौथा जो है वो कैश गल्ला देखता था। 5वां जो है उससे घर के काम करा रहे थे आप। तो ये नहीं है कि उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, बट उतना नहीं हो रहा, कम होते जा रहे हैं। फिर मैंने कहा छठा लेबर रख ले। तो मैंने कहा छठे लेबर से क्या करा? तो कहता है ये स्टॉक मेंटेनेंस करता है, बाहर से किताबें ले आता है। मैंने कहा 7वें लेबर रख लो। 7वां रखा। मैंने कहा इससे कोई फ़ायदा? कह रहा है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सारा काम तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं लड़के। मैंने कहा 8वां? कहता 8वां तो बिल्कुल ही कोई नुकसान ही दे रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या नुकसान दे रहा है? कहता अब तो दुकान में जगह ही नहीं बची, इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं, ग्राहक आके डर जाते, कह रहा अंदर क्या हो रहा है। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? फिक्स फैक्टर फिक्स्ड है। अगर आप वेरिएबल बढ़ाते रहोगे तो शुरू में तो मज़ा आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद सजा आएगी। यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया एमपी, देखो शुरू में बढ़ा दिया मैंने 2 3 4, फिर घटा दिया 3 2 1 0, फिर नेगेटिव आने लग गए रिटर्न यार, और टीपी एमपी को ऐड करके मेरे बच्चों। ठीक है, अभी डिटेल में रीजनिंग के वो भी देते हैं आपको एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ इसका डायग्राम। तो ये बेटा फेज़ 1 है। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या फ़र्क है बताएंगे। तो यहाँ तक एमपी बढ़ रहा है, टीपी राइजेस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है टीपी का। यहाँ पे एमपी फॉल्स, यहाँ पे एमपी जहाँ पे 0 है टीपी मैक्सिमम है, एमपी नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। आप देख सकते हो सेम चीज़ यहाँ पे स्केड्यूल में मैंने आपको बताया। ये देखो, देखना जब तक एमपी पॉजिटिव है, देख लो यहाँ तक एमपी जब तक राइज कर रहा है मतलब, तो टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। फिर जब एमपी फॉल करता है तो टीपी राइजेस बट एट डिमिनिशिंग रेट। जब एमपी 0 है तो टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव है तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। इसी को डायग्राम के थ्रू बनाया, ये स्केड्यूल है यहाँ पर। बस ये है कि नीचे यहाँ पर लेबर और टीपी होगा, यहाँ पे लेबर और एमपी होगा। आप सेम स्केड्यूल प्लॉट कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, मतलब सेम डायग्राम आई शुड से। तो आते हैं जी कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न जो कि अच्छी चीज़ है वो क्यों होते हैं। पहला फुल यूटिलाइजेशन। अरे डोंट यू थिंक वो स्टेशनरी की दुकान जो थी पहले वो अकेला पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा था, लेबर बढ़ा है तो यूटिलाइजेशन होनी शुरू हुई, डिवीजन ऑफ लेबर। डोंट यू थिंक अकेला ही सारे काम कर रहा था, अब उसने काम डिवाइड कर दिया, 10th तक का अलग, 11 12 अलग, कॉलेज अलग, और कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई ना, सबको अपना अपना काम पता है यार। लेकिन लेबर अगर और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न आएंगे। पहला फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। अबे भाई दुकान तो छोटी है, तू अगर लेबर बढ़ाते जाएगा उसका निचोड़ एक टाइम के बाद नहीं निकाल पाएगा तू। फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है, एक लिमिट के बाद फिक्स्ड ही बढ़ाना पड़ेगा, एल्स कोई फायदा नहीं है। इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। डोंट यू थिंक एक लिमिट के बाद लैंड बढ़ाने की जरूरत थी, तू लेबर बढ़ाया जा रहा है यार। दुकान बड़ी करता भाई तब फायदा होता। और पुअर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल किसी की कोनी, 8 बंदे खड़े हुए दुकान पे, किसी को कोनी लग रही है, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ग्राहक की आवाज़ सुन नहीं पा रहे, ग्राहक इनकी बात नहीं सुन पा रहा। अब सपोज मैं आया 7th की किताब लेने, तो जो 7th की किताब में डील करता है वो पीछे खड़ा हुआ गई, तो मैंने आगे वाले से बोला, मैंने कहा 7th की किताब, कहता है मैं तो कैश देखता हूँ। मैं दूसरे वाले जगह मैंने कहा भाई 7th की किताब, कह रहा है मैं तो 12th की किताब देखता हूँ। मैं तीसरे जगह कह रहा है मैं तो कॉलेज की किताब देखता हूँ। वो पीछे से आवाज आई मैं देखता हूँ 7th की किताब। मैंने कहा मुझे नहीं देखनी किताब। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे दिक्कत है बच्चा। सो अब आता है कि एक रेशनल प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करेगा भैया, सेकंड फेज में, क्योंकि टीपी मैक्सिमम होता है भैया, टीपी मैक्सिमम। अब आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो बच्चों,
जो आपके आजकल जो चलता है वो मॉडर्न अप्रोच ही चलता है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच भी अगर आती है तो अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच एपी से चलती थी, मॉडर्न अप्रोच एमपी से। जैसे मॉडर्न अप्रोच कहती है जहाँ पे एमपी मैक्सिमम स्टेज 1 वहाँ पर होगा, फेज़ 1, जहाँ पे एमपी 0 तो फेज़ 1 फेज़ 2 वहाँ पर होगा और एंड होगा मतलब, और जहाँ पे एमपी नेगेटिव होगा फेज़ 3 वहाँ से शुरू होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच एपी से चलती है, आप देखो जहाँ पे एपी मैक्सिमम है वहाँ पे स्टेज 1, मॉडर्न अप्रोच में एमपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे फेज़ 1। अब सवाल उठता है एपी क्या है? एपी है एवरेज प्रोडक्टिविटी, जो कि है टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करते रहो, एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, इसको आप प्लॉट कर सकते हो। सेम है, देखो लैंड लेबर सेम रखा, एमपी भी सेम डेटा लिया, टीपी उसी से आ गया। एपी क्या है? टीपी बाय लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आपके रिस्पेक्टेड टीचर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच कराएं तो आप ट्रेडिशनल करें, मॉडर्न अप्रोच कराएं तो मॉडर्न अप्रोच, चांसेस है मॉडर्न अप्रोच कराएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब कुछ रिलेशनशिप्स। तो पहला रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, वही डायग्राम बना दिया दोबारा। अब डायग्राम में देखो, सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। आप टेबल में भी देख सकते थे, जब एमपी डिमिनिश करता है टीपी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट। मैंने बताया था आपको, भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अपना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको दोबारा सिखाने में। देखो जब एमपी राइज करता है टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट 3, 4। जब एमपी फॉल करता है तो टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट 3, 2, 1। जब एमपी 0 है तो टीपी मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव है तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। देखो जी देखो, सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग टीपी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट, व्हेन एमपी 0 टीपी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब मैं आपको कराऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। उसको कराने से पहले नीचे का पैनल देखो, एपी एमपी। क्या मैं कह सकता हूँ, जब तक एमपी एपी से बड़ा है, डायग्राम में देखो, जब तक एमपी एपी से बड़ा है एपी राइजेस, जब एमपी एपी से छोटा है तो एपी फॉल्स। और एपी वो टेबल को प्लॉट करके, स्केल को प्लॉट करके आ जाएगी शेप। जब एमपी एपी बराबर है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एपी मैक्सिमम है बच्चों। चलो दोबारा, जब एमपी एपी से बड़ा है तो एपी राइजेस, जब एमपी एपी से छोटा है तो एपी फॉल्स, एमपी इज इक्वल टू एपी जब है तो एपी मैक्सिमम। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, एमपी कुड बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, बट एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया। AP increases so long as long as MP is greater than AP. AP decreases when MP is less than AP. AP is maximum when AP is equal to MP. MP may be positive, 0 or negative, but AP will always be positive. अब आते हैं बेटा रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, यानी शॉर्ट रन लॉन्ग रन के डिफरेंस पर। वेल, प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर। आप देख लो, लेबर मैंने वेरिएबल रखा, के ऊपर बार लगा दिया, यानी फिक्स्ड। प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो किसी पे भी बार नहीं है। ये शॉर्ट रन फिनोमेना है, लॉन्ग रन। प्रपोर्शन इन विच फैक्टर्स चेंजेस वेरिएबल, ऑब्वियसली बताया मैंने आपको। प्रपोर्शन इन विच फैक्टर्स चेंज इज फिक्स्ड, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। आइए थोड़ी बात अब रिटर्न्स टू स्केल की कर लेते हैं। देखो जी, सारे इनपुट्स बढ़ाते हो ना, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर सपोज इनपुट 10% बढ़ाया और आउटपुट उससे ज़्यादा से 12% बढ़ गया, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आपने इनपुट 10% बढ़ाया, आउटपुट 10% ही बढ़ा, इसे कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आपने इनपुट 10% बढ़ाया, आउटपुट 8% बढ़ा, इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। IRS ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है ना, ये तब होता है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने के फायदे। तो पहला इंटरनल, वो होता है फर्म स्पेसिफिक। अरे डोंट यू थिंक, नाइकी बड़ी फर्म है, पंजाब शू छोटी फर्म है, तो कौन बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा? नाइकी। मैनेजीरियल इकोनॉमीज, अरे नाइकी बेटर मैनेजर रख पाएगा कि पंजाब शू? नाइकी, अच्छे पैसे देगा ना वो। मार्केटिंग कौन बेहतर कर पाएगा? कौन ज़्यादा बेटर एडवर्टीजमेंट करेगा? नाइकी। फाइनेंशियल इकोनॉमी, किसको आराम से लोन मिल जाएगा, पंजाब शू को कि नाइकी को? सर नाइकी। सो ये फर्म स्पेसिफिक, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने का फ़ायदा। IRS आएंगे। एक्सटर्नल, जो पूरी इंडस्ट्री को मिले। एक बात बताओ, अगर एक मार्केट है, वहाँ पे सारे एक सब कुछ है, मतलब कंप्लीट मार्केट है, लाइक नॉट प्लेस CP, तो डोंट यू थिंक कंसंट्रेशन का फ़ायदा सबको है? क्योंकि वहाँ पे जो भी घूमने आएगा तो सबका फ़ायदा है। कपड़े वाले का फ़ायदा, जो खाने वाले का बेच रहा है उसको भी फ़ायदा।
अब एक सपोज कपड़ों की बात करते हैं चलो, तो वहाँ पे लेवाइस का शोरूम है, बेनेटन का शोरूम है, सारे बड़े शोरूम्स हैं वहाँ पर। तो डोंट यू थिंक सबको एक साथ होने का फ़ायदा है, क्योंकि कस्टमर इसलिए भी वहाँ पर आएंगे क्योंकि वहाँ सब कुछ उनको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन, डोंट यू थिंक आप मार्केट के बीच में अगर बैठे हो तो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ नॉट इन द मार्केट। और अगर आप अलूफ बैठे हो तो शायद इतनी मार्केट की नॉलेज नहीं होगी, तो सबको ही फ़ायदा है ना इसका। तो डिसइंटीग्रेशन, बेटा आप जब भी बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाते हो, कपड़े वाली मार्केट्स में, तो आप देखना जीन्स के ऑल्ट्रेशन के लिए अलग बंदे बैठे होते हैं, छोटे मोटे ऑल्ट्रेशन के लिए अलग बंदे बैठे होते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन होता है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्से आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इससे एक ही फर्म को थोड़ा ना फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। जो जीन्स बेच रहे हैं उनको भी फ़ायदा है, जो जीन्स ऑल्टर कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। जीन्स बेचने वाले को फ़ायदा क्या है कि कोई अगर आए क्या जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है मैं नहीं लेता, तो उसको फट से कह सकता है सर बाहर से लेंथ ऑल्टर करा लो, यहीं तो खड़ा लड़का, यहीं तो बैठा साथ में। सो दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, IRS, बड़े स्केल पर काम करने के फ़ायदे। लेकिन बेटे बड़े स्केल पे काम करने के नुकसान भी हो सकते हैं, अगर हुए तो दिस इज़ कॉल्ड डिस इकोनॉमीज, और तब आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो बच्चा कहते हैं यार बड़े स्केल पे काम करने के नुकसान क्या हो सकते हैं, बताते हैं ना। सपोज आपने इतना फैला लिया काम, इतना फैला लिया, मैनेज ही नहीं हो रहा, तो 24 जी 26 बनने गए, धूबे बन के आ गए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगेन इतना फैला हुआ है काम, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। रिस्क बहुत है, रिस्क कैसे है मैं बताता हूँ। सपोज आप आलू टिक्की की रेडी लगाते हो, आपकी आलू टिक्की खा के एक बंदे को उल्टी आ गई वहीं पे, तो ठीक है उस टाइम जितने लोग देखेंगे तो आपकी बुराई होगी। लेकिन जस्ट इमेजिन मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा के किसी को उल्टी आ गई, वो नेशनल न्यूज़ बन जाएगा भाई। कितना बड़ा नुकसान है बड़े स्केल पे काम करने का, है ना। ये भी रिस्क रहता है बच्चे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो एक बच्चा ना सीढ़ी से कूद रहा था, मैंने उसको बोला भाई मत कूद चोट लग जाएगी, तो जान के कूदा, कह रहा लो लग गई चोट। फिर फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, भाई मैंने कहा पागल हो गया कहाँ से कूदेगा, मत कूद चोट लग जाएगी। कूद गया और फिर मेरे को दिखाता है, कहता है भाई कुछ नहीं हुआ, चिढ़ा रहा है बकायदा। अब सेकंड फ्लोर पे चला गया, भाई मैंने कहा मर जाएगा पागल है क्या, क्यों कूद रहा है। कूदा, आवाज़ आई बड़ी खतरनाक सी, देखा गोडे क्रैक थे। आप कहोगे क्या कहना चाहते हो भाई, बड़े स्केल पे से अगर गिरोगे तो नुकसान भी तगड़े हैं, फिर रिस्क तो रहेगा ना। मैकडोनल्ड्स का अगर आलू टिक्की छोटे स्केल पे बेच रहा होता तो उतना नुकसान ना होता, जितनी तेरी गुडविल ना खराब होती, वहाँ पे देख कितनी गुडविल खराब हो गई। कल को फिर तेरे को फाइनेंसर्स नहीं मिलेंगे, कल को तेरे मार्केट शेयर डाउन हो जाएंगे, ये नुकसान हो सकता है। और ये कब है, वही अगेन मैनेजमेंट का लैक रहा होगा, वो मैनेज हुआ नहीं होगा काम, वो उसकी वजह से खराब क्वालिटी बनी और प्रोडक्ट खराब हो गया। एक्सटर्नल, डोंट यू थिंक एक ही जगह पे सारे पिल जाएंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पेल दोगे आप बताओ। CP में अगर जाते हैं भाई साहब, गाड़ी पार्क करना इज अ टास्क, और कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। देखिए कंपटीशन इज हेल्दी, कंपटीशन इज गुड, बट टू मच कंपटीशन इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर एनी फर्म और फॉर द मार्केट फॉर दैट मैटर। तो बहुत बड़े स्केल पर अगर काम करते हैं तो इंटरनल भी नुकसान है, एक्सटर्नल भी नुकसान है। तो अगर नुकसान हो जाता है आपको बड़े स्केल पे काम करने का, दिस इज कॉल्ड डिस इकोनॉमीज। फायदे हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मेरे बच्चों आई होप आपको ये प्रोडक्शन का जो लेक्चर है क्लियर हो गया हो। इफ़ यू वांट नोट्स और कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9811439887 9811439887। फॉर नोट्स एंड डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप।